हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में एमपी टेट वर्ग 3 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी। पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसका 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर हम करने जा रहे हैं। इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे इसमें 30 प्रश्न। आपकी चयन परीक्षा जो एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 जो है 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर की श्रेणी में ये देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रूप में। तो पैसेज है, इसमें पहला पैसेज दिया है। डायरेक्शन है, रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। पोएम पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसके अनुसार दीजिए। ठीक, पोएम पढ़े हम। मैं शब्दशः अनुवाद करने की कोशिश करूंगा कि जैसा लिखा है ऐसा पढ़ दूं। ठीक है, लिखा है डियर मार्च कम इन। डियर मार्च कम इन मतलब अंदर आइए। हाउ ग्लैड आई एम, मैं कितना खुश हूं या मैं कितनी खुश हूं। फिर आई होप्ड फॉर यू बिफोर पुट डाउन योर हेड, मुझे आपसे पहले उम्मीद थी, अपनी टोपी नीचे रखो। पुट डाउन योर हेड मतलब अपनी टोपी नीचे रखो। ये मैं शब्दशः अनुवाद कर रहा हूं। फिर आगे, यू मस्ट हैव वॉकड हाउ आउट ऑफ ब्रीथ यू आर। डियर मार्च हाउ आर यू एंड द रेस्ट, डिड यू लीव नेचर वेल। यहां से पढ़ेंगे, यू मस्ट हैव वॉकड तुम पैदल चलकर आए होंगे। हाउ आउट ऑफ ब्रीथ यू आर तुम्हारी सांस कैसे फूल गई है। डियर मार्च हाउ आर यू एंड द रेस्ट, डियर मार्च तुम कैसे हो और बाकी सब। डिड यू लीव नेचर वेल, क्या तुम प्रकृति को ठीक छोड़कर आए हो। ओ मार्च कम राइट अपस्टेयर विथ मी, ओ मार्च मेरे साथ सीधे ऊपर चलो। आई हैव सो मच टू टेल, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। ठीक, फिर आगे, आई गॉट योर लेटर एंड द बर्ड्स, आई गॉट योर लेटर एंड द बर्ड्स मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है और पक्षियों को भी मिल गया है। द मेपल्स नेवर न्यू दैट यू वर कमिंग, मेपल्स को कभी नहीं पता चला कि तुम आ रहे थे। आई डिक्लेयर हाउ रेड देयर फेसेस ग्री, मैं कहती हूँ उनके चेहरे कितने लाल हो गए थे। बट मार्च फॉरगिव मी, लेकिन मार्च मुझे माफ कर देना। एंड ऑल दोज हिल्स यू लेफ्ट फॉर मी टू ह्यू, और वे सारी पहाड़ियां जो तुमने मेरे लिए रंगने को छोड़ी थी। देयर वाज नो पर्पल सुटेबल, कोई बैंगनी रंग उपयुक्त नहीं था। यू टुक इट ऑल विथ यू, तुम यह सब अपने साथ ले गए। ये मार्च के बारे में बात है और ये कौन सी बसंत ऋतु जो है वो मार्च को कह रही है कि जब गर्मी आती है तो उसको कह रही है कि तुम सारी हरियाली ले गए, और मार्च के बारे में बात है। तो जरा जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। कम इन, हाउ ग्लेड आई एम, आई होप फॉर यू बिफोर पुट डाउन योर हेड, यू मस्ट हैव वॉकड हाउ आउट ऑफ ब्रीथ यू आर। डियर मार्च अंदर आइए, मैं कितनी खुश हूँ, मुझे आपसे पहले उम्मीद थी, अपनी टोपी नीचे रखो, तुम पैदल चलकर आए होंगे, तुम्हारी सांस कैसे फूल गई है। ठीक, अब आगे, डियर मार्च हाउ आर यू एंड द रेस्ट, डिड यू लीव नेचर वेल, ओ मार्च कम राइट अपस्टेयर विथ मी, आई हैव सो मच टू टेल, आई गॉट योर लेटर एंड द बर्ड्स, द मेपल नेवर न्यू दैट यू वर कमिंग। फिर है, डियर मार्च तुम कैसे हो और बाकी सब,
क्या तुम प्रकृति को ठीक छोड़कर आए हो? ओ मार्च, कम राइट अपस्टेयर विथ मी। ओ मार्च, मेरे साथ सीधे ऊपर चलो। आई हैव सो मच टू टेल। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। आई गोट योर लेटर एंड द बर्ड्स। मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है और पक्षियों को भी मिल गया। द मेपल्स नेवर न्यू दैट यू वर कमिंग। मेपल्स को कभी नहीं पता चला कि तुम आ रहे थे। फिर आई डिक्लेयर हाउ द रेड देयर फेसेस ग्री, बट मार्च फॉरगिव मी एंड ऑल दोज hills you left for me to hew. There was no purple suitable. You took it all with you. मैं कहती हूँ उनके चेहरे कितने लाल हो गए थे, लेकिन मार्च मुझे माफ कर देना, और वे सारी पहाड़ियां जो तुमने मुझे रंगने हिल्स मतलब पहाड़ी रंगने को छोड़ी थी, कोई बैंगनी रंग उपयुक्त नहीं था वहां रंगने के लिए। यू टुक इट ऑल विथ यू। तुम यह सब अपने साथ ले गए। अब इस पर आधारित प्रश्न हमें करना है। ठीक, 91 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न का भी मैं अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। प्रश्न पढ़ेंगे। 91 नंबर का प्रश्न है, द मेपल्स नेवर न्यू दैट यू वर कमिंग। व्हाट डज द वर्ड मेपल्स मीन इन द गिवन पोएम। कि द मेपल ने कहा कभी नहीं जाना कि तुम आ रहे थे। तो व्हाट डज द मेपल मीन्स इन द गिवन पोएम। दिए गए कविता में जो मेपल्स शब्द है उसका क्या मीनिंग है। तो ऑप्शन ए है एन एनिमल लिविंग इन ट्रीज मोस्टली। एक जानवर जो ज्यादातर पेड़ों में रहता है वो। अ फ्रूट विथ सोर टेस्ट, खट्टे स्वाद वाला फल। अ ट्री आर श्रब विथ लोब्ड लीव्स, फलदार पत्तियों वाला एक पेड़ या झाड़ी। या अ ग्रास विथ लॉन्ग हाइट, लंबी घास। एक घास जिसकी हाइट क्या है, लंबी है, जो ज्यादा लंबी है वो घास। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि मेपल्स क्या है। मेपल्स है कि वे पेड़ जो फलदार पत्तियों से लबालब है। फलदार पत्तियों वाला एक पेड़ या झाड़ी, फलदार पत्तियों वाला पेड़ या झाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेपल्स का मतलब है वह पेड़ या झाड़ी जिसमें फल लगे हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 92 नंबर का प्रश्न है, देखिए। आई डिक्लेयर हाउ रेड देयर फेसेस ग्री, whose face grew red in the poem। मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ हाउ रेड देयर फेसेस grew, कैसे उनके चेहरे लाल हो गए। whose face grew red in the poem, कविता में किसके चेहरे लाल हो गए। ऑप्शन ए बर्ड के यानी पक्षी के। ऑप्शन बी एनिमल्स यानी जानवरों के। ऑप्शन सी पीपल्स यानी लोगों के। ऑप्शन डी मेपल्स यानी वो झाड़ी या पेड़ जिसमें फल लगे हों। तो उसमें लिखा था नहीं, मेपल्स के बारे में बोला है, देखो इसमें। द मेपल्स नेवर न्यू दैट यू आर कमिंग, आई डिक्लेयर हाउ रेड देयर फेस ग्रू। मतलब मेपल को मैंने नहीं बताया कि तुम आने वाले हो, और मैं ये घोषणा करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ कि उनके तुम्हें देखेंगे तो उनके जो फल, उनके जो फेस है वो लाल हो जाएंगे। तो मेपल्स के फेस लाल हो जाएंगे, ऐसा पक जाएंगे, मतलब कुल मिला के कहना है कि लाल हो जाएंगे और पक जाएंगे। फिर आगे 93 नंबर का प्रश्न है। 93 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है 93 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड होप इन द गिवन पोएम। दिए गए कविता में जो शब्द है होप यानी कि आशा के सबसे निकटतम अर्थ वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब प्रत्याशा करना, एंटीसिपेट करना कि ऐसा होगा, आगे जाके ऐसा होगा। फोरसेक यानी त्यागना, त्याग करना, त्यागना। ऑप्शन सी डाउट, डाउट यानी संदेह करना। ऑप्शन डी डिस्पेयर,
यानी निराशा छा जाना। तो नियरेस्ट मीनिंग कौन सा हो गया इसमें से? होप, आशा करना, त्यागना, ये तो नहीं होगा। होप आशा करना या संदेह करना, होप का निराशा है तो उल्टा हो गया। तो होप का क्या है? एंटिसिपेट करना या होप करना, प्रत्याशा करना, आशा करना। आशा, होप मतलब क्या है? आशा करना, तो प्रत्याशा करना। ये नियरेस्ट मीनिंग है, एंटिसिपेट करना। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी में हमने सही लगा दिया है? हाँ लगा दिया। चलिए आगे बढ़े। 94 नंबर का प्रश्न है। नंबर का प्रश्न है, हाउ ग्लैड आई एम, मैं कितना खुश हूँ या मैं कितनी खुश हूँ। विच पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड ग्लैड इन द गिवन पोएम, गिवन लाइन ऑफ द पोएम। एक कविता में जो दी गई पंक्ति में जो ग्लैड है, खुशी या खुश, ग्लैड खुशी या खुश, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? शब्द भेद कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? शब्द भेद। ऑप्शन ए नाउन मतलब संज्ञा है। ऑप्शन बी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। ऑप्शन सी वर्ब यानी क्रिया है। या ऑप्शन डी एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। मैं कितनी खुश हूं या मैं कितना खुश हूं, मैं कितना खुश हूं। मैं जो खुश है वो क्या है? खुश है, ग्लैड है। हाउ ग्लैड आई एम, तो ग्लैड है वो क्या है, क्या बता रहा है? शब्द भेद कौन सा, संज्ञा है वो कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है कि विशेषण है, क्या बता रहा है? तो ये मैं कितना खुश हूं, मैं क्या हूं, तो मैं खुश हूं। मेरी क्या बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है कि मैं खुश हूं। मैं कैसा हूं? तो मैं खुश हूं। खुश हूं तो ये विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, विशेषण है ये। क्या बता रहा है? विशेषता, तो विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एडजेक्टिव है। हाउ ग्लैड आई एम, ग्लैड क्या है यहाँ? एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि मैं खुश तो हूँ। मैं कितना हूँ, तो मैं कितना क्या हूँ, तो मैं मेरी विशेषता बता रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। आगे बढ़े। 95 नंबर का प्रश्न है। आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ। हाउ रेड देयर फेस ग्रू, उनके फेस तुम्हें देखकर लाल हो गए होंगे या लाल हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन द मीनिंग द वर्ड डिक्लेयर, घोषणा, घोषणा करना या घोषित करती हूँ का अपोजिट मीनिंग, उल्टा विलोम शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए डिस्क्लोज, डिस्क्लोज। ऑप्शन बी डेनी, डिनाई। ऑप्शन सी क्लेम करती हूँ या ऑप्शन डी प्रिफर करती हूँ। तो मैं घोषणा करती हूँ ना, मैं घोषणा से डिनाई करती हूँ। डिनाई मतलब डिनाई करती हूँ मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? डिनाई मतलब इनकार करती हूँ। घोषणा करती हूँ या इनकार करती हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेनी हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। घोषणा से वापस लेती हूँ, डिनाई उल्टा अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका। फिर आगे बढ़े। 96 नंबर का प्रश्न भी इसी पोयम पर आधारित है। देखिए प्रश्न क्रमांक 96, व्हाई डज द पोएट से डियर मार्च कम इन, कवि ऐसा क्यों कहता है कि प्रिय मार्च, डियर मार्च, कम इन, अंदर आ जाओ। ऑप्शन ए बिकॉज द पोएट डजंट नीड एनीवन एल्स, क्योंकि कवि को किसी की भी जरूरत नहीं है। या ऑप्शन बी बिकॉज द पोएट इज अलोन, क्योंकि कवि अकेला है। ऑप्शन सी बिकॉज द पोएट हैज लॉस्ट हिज डॉग एंड ही फील सैड अबाउट इट, क्योंकि कवि ने अपना कुत्ता खो दिया है, वो इसके लिए दुखी महसूस कर रहा है। या ऑप्शन डी बिकॉज द पोएट लव्स इट, क्योंकि कवि इसे पसंद करता है। तो डियर मार्च कम इन ऐसा क्यों कह रहा हो? तो ये तीनों कारण तो नहीं है। सही कारण क्या है कि वो उसे
मार्च को क्या कर रहा है, पसंद करता है। बिकॉज द पोएट लव्स इट। देखो ऐसी बात कहीं लिखी भी नहीं है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो पोएट अकेला है या उसका डॉग मर गया है। अब तीनों बातें नहीं है तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि आखिरी वाला होगा कि वह उसे मार्च को क्या करता है, पसंद करता है। 97 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पोएम। सुटेबल टाइटल देना है हमें, उपयुक्त शीर्षक देना है इस कविता को। ऑप्शन ए, अ मंथ ऑफ द ईयर, एक साल का महीना। ऑप्शन बी, नेचर ऑफ द वर्ड, शब्द की प्रकृति। ऑप्शन सी, डियर मार्च कम इन। या ऑप्शन डी, बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो इन तीनों में से कौन सा शब्द दिखता है हमें, तो इसमें दिखता है पहली पहली लाइन में डियर मार्च कम इन, फिर डियर मार्च, फिर डियर मार्च दिखा दो एक बार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अच्छा इसका टाइटल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डियर मार्च कम इन। डियर मार्च कम इन। अब पैसेज आ गया है, पैसेज हम पढ़ेंगे। ये जीएसटी के बारे में है। तो पहले हम इसका पैसेज का वो पढ़ लें। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द पोस्ट पैसेज। के पैसेज पढ़ो और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक एक सेंटेंस हम पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस ही बड़े बड़े इसमें 28% तक है यहाँ। ठीक, ये पहला सेंटेंस, गुड्स Goods and services are divided into 5 different tax slab or collection of tax 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके बारे में बात हो रही है, जीएसटी के बारे में। किसके बारे में, जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। वस्तुओं और सेवाओं को टैक्स के संग्रह के लिए 5 अलग अलग स्लैब में बांटा गया है, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक, आगे पढ़े। However, petroleum products, alcoholic drinks, and electricity are not taxed under GST and instead are taxed separately by the individual state governments as per the previous tax system। ठीक है, जीएसटी के बारे में है पूरा, ये बता रहा है कि 5%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% में हमने ये जीएसटी इतने भागों में है। और हावेवर इसके बाद हालांकि जो पेट्रोलियम उत्पाद है, जो पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और अल्कोहलिक ड्रिंक्स मतलब पेय पदार्थ जो ड्रिंक वगैरह है, शराब वगैरह है, और बिजली पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगाया जाता है। इसके बजाय पिछली कर प्रणाली, जो पिछले टैक्स सिस्टम है, उसके अनुसार अलग अलग राज्य सरकार द्वारा इन पर कर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, शुरू में जीएसटी रिफॉर्म जब आए तो उनको पेट्रोलियम को ने जो शराब को, इनको इलेक्ट्रिसिटी को, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि प्रत्येक स्टेट का जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो इनसे ही होता है, जैसे शराब बेचकर या पेट्रोल पर सेस ड्यूटी लगाकर, वेट चार्ज लगाकर, और इलेक्ट्रिसिटी पर, इन पर सब पर टैक्स लगाकर उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रत्येक राज्य सरकार का अलग अलग तरीके से। ठीक, और इसके बाद है देयर इज अ स्पेशल rate of 0.25%
on rough, precise and semi-precise stone and 3% on gold। ठीक, अब यहाँ गोल्ड तक बात आ गई है। तो कच्चे और ये लिखा ना, देयर इज अ स्पेशल रेट ऑफ रफ प्रिसाइज एंड सेमी प्रिसाइज स्टोन एंड 3% ऑफ गोल्ड। तो जो है कच्चे और जो अर्ध कीमती पत्थर है उस पर 0.25% और सोने पर 3% की विशेष दर है, 3% विशेष कर है जीएसटी का। फिर इन एडिशन a cess of 22% or other rates on the top of 28% GST applies on few items like aerated drinks, luxury cars and tobacco products। इसके अतिरिक्त कुछ चुनिंदा चीजें जैसे ये एयरेटेड ड्रिंक्स होती है और लग्जरी कार है, तंबाकू है, इन उत्पादों पर 28% के ऊपर 22% या अन्य दरों का सेस अतिरिक्त कर, उपकर या लगाया जाता है। फिर आगे प्री जीएसटी द स्टैट्यूटरी टैक्स स्टैट्यूटरी टैक्स rate of most goods was about 26.5%. Post GST, most goods are expected to be in the 18% tax range. हाँ, पूर्व जीएसटी अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक कर लगभग 26.5% थी। जीएसटी के बाद अधिकांश वस्तुओं के 18% कर स्लैब में होने की उम्मीद है, ऐसा माना है। फिर द रिफॉर्म ऑफ इंडियंस इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम वाज स्टार्टेड इन 1986 बाय विश्वनाथ प्रताप सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर इन राजीव गांधीज गवर्नमेंट, with the introduction of the modified value added tax mod VAT। ठीक, यहाँ तक पढ़ा अपन ने, इसका हिंदी करते हैं कि भारत की जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार जो है 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, के द्वारा मूल्य वर्धित कर मोड वेट की शुरुआत के साथ शुरू किया गया था। फिर subsequently prime minister PV Narasimha Rao and his finance minister Manmohan Singh initiated early discussion on a value added tax VAT at the state level। इसके बाद जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह ने राज्य स्तर पर मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट पर प्रारंभिक चर्चा शुरू की, स्टेट लेवल पर। फिर अ सिंगल कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाज proposed and given a go ahead in 1999 during a meeting between the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and his economic advisory panel, which include 3 former RBI governors IG Patel, Bimal Jalan and C Rangarajan। फिर एकल सामान्य वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी का प्रस्ताव 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी आर्थिक सलाहकार समिति, जिसमें 3 पूर्व आरबीआई गवर्नर जनरल आईजी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन शामिल थे, के बीच एक बैठक के दौरान दिया गया था और इसे मंजूरी दी गई थी। फिर वाजपेयी सेट अप a committee headed by the finance minister of West Bengal, Asim Das Gupta, to design a GST model। वाजपेयी ने एक जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने के लिए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था।
फिर द GST was launched at midnight on 1st July 2017 by the President of India and the Government of India. GST को 1 जुलाई 2017 की आधी रात को राष्ट्रपति और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को। The launch was marked by a historic midnight 30 June to 1st July session of both the houses of parliament convened at the central hall of the parliament. इस लॉन्च को संसद के केंद्रीय हाल में संसद के दोनों सदन, कौन? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन है अपने यहाँ, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदन में एक ऐतिहासिक मध्य रात्रि 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि के बीच 12 बजे के समथिंग सत्र द्वारा चिन्हित किया गया था। फिर थ्रू द सेशन वाज अटेंडेड बाय हाई प्रोफाइल गेस्ट फ्रॉम द बिजनेस and the entertainment industry include Ratan Tata. It was boycotted by the opposition due to the predicted problem that it was bound to lead for the middle and lower class Indians. हालांकि इस सत्र में जो है रतन टाटा सहित व्यापार और मनोरंजन उद्योग के उच्च स्तरीय मेहमानों ने भाग लिया था, लेकिन विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि यह अनुमान था कि यह मध्यम और निम्न वर्ग के भारतीयों के लिए समस्या पैदा करेगा। GST गब्बर सिंह टैक्स बोला था विपक्ष ने इसको। फिर आगे, द टैक्स वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कर का कड़ा विरोध किया। तो मतलब ये किसकी सरकार में आई थी? किसकी सरकार में GST आया था? तो ये भाजपा सरकार में GST आया था। और प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? कौन है इस समय? 2017 के समय तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री थे इस समय, ठीक, 2017 के समय जब ये GST आया था। ठीक, अब आगे पढ़े। अरे इस पर आधारित अब प्रश्न आएंगे तो प्रश्न हम करेंगे। 98 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है, बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो 98 नंबर का प्रश्न है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज द GST टैक्स वाज अपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए अनुच्छेद के अनुसार GST का विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल टैक्स ने, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ऑप्शन डी तृणमूल कांग्रेस ने। तो विरोध किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विरोध किया था। तृणमूल कहाँ की? तो बंगाल की ममता बनर्जी वाली पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट छापती है, और इंडियन नेशनल टैक्स जैसा INT जैसा अभी कुछ भी नहीं है। फिर आगे 99 नंबर का प्रश्न है, पढ़े। प्रश्न क्रमांक 99, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज टैक्स्ड अंडर GST। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद GST के तहत कर योग्य है? किस पर कर लगता है? पेट्रोलियम पर, ऑप्शन बी लग्जरी कार पर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी पर, या ऑप्शन डी अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर। तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहलिक ड्रिंक ये किस पर GST में आता है कि ये राज्य सरकारों में आता है कि राज्य सरकार इस पर सेस वगैरह, वेट वगैरह लगाएंगे। तो केवल ये 2022 के समथिंग का पेपर है। अभी वर्तमान में GST अब 2025 में GST रिफॉर्म हो चुका है, 22 सितंबर 2025 से लागू होगा नया रिफॉर्म। तो 2022 वाले पेपर के अनुसार पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर राज्य सरकार टैक्स लगाती थी। लग्जरी कार पर GST लगता है, और लगता था, लगता है, अभी भी लगता है। ठीक, ये 40% में आ गई है। अब लग्जरी कार काय में आ गई? 22 सितंबर 2025 के बाद इसमें 40% समथिंग GST लगेगा। आगे बढ़े।
आगे है 100 नंबर का प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, 100 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, प्रश्न क्रमांक 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। इनमें से कौन सा फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, कौन सा व्यक्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व गवर्नर नहीं था? ऑप्शन है सी रंगाराजन, रंगराजन ये थे कि नहीं थे? ऑप्शन बी जी आई जालान ये थे कि नहीं थे? ऑप्शन सी बिमल जालान या ऑप्शन डी आई जी पटेल। तो कौन कौन थे? तो सी रंगराजन थे, बिमल जालान थे, आई जी पटेल थे। कौन नहीं था? तो जी आई जालान ये नहीं थे। तो कौन नहीं था वही पूछा है, तो ये वाले नहीं थे भाई साहब। आगे बढ़े। एक सौ एक नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए परिच्छेद या अनुच्छेद में दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है अनुच्छेद के अनुसार। ये अपन ने पैसेज पढ़ा ना, इसके अनुसार। तो द जीएसटी वाज लॉन्च एट द मिडनाइट, जीएसटी आधी रात को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब, वस्तु और सेवाओं को 5 अलग अलग कर स्लैब में विभाजित किया था। ऑप्शन सी मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के समय मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। तीनों बातें सही। ऑप्शन डी राजीव गांधी सेट अ कमेटी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, राजीव गांधी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। राजीव गांधी ने किया था, किसी और ने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था, है ना। वाजपेयी सेट अ कमेटी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल असीम दास गुप्ता। तो कौन सी वाली बात सही नहीं है वो हमें टिक लगानी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली बात सही नहीं है, हमने टिक लगा दी है कि राजीव गांधी सेट अ कमेटी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वाली बात पैसेज के अनुसार सही नहीं है। आगे बढ़े। 102 नंबर का प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा। देखिए, द रिफॉर्म ऑफ, अरे हाँ देखिए, द रिफॉर्म ऑफ इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम was started in 1986. What does the word regime means in the given line of the passage? 102 नंबर का प्रश्न है कि भारत की जो है इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार 1986 में शुरू किया गया था। दिए गए गद्यांश की पंक्ति में जो रिजीम है, रिजीम जो है प्रणाली जो है, उस शब्द का अर्थ क्या है हमें बताना है पैसेज के अनुसार। तो ऑप्शन ए अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस, किसी व्यवसाय को संचालित करने व्यवस्थित करने का विशेष तरीका है। ऑप्शन बी अ क्वालिटी दैट एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स, एक गुणवत्ता जो प्रशासन चाहता है। ऑप्शन सी ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस, इम्परफेक्टली फॉर्म्ड, केवल आंशिक रूप से अस्तित्व में, अपूर्ण रूप से गठित, ऐसा रिजीम का मतलब। या ऑप्शन डी नेसेसरी एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य या जिम्मेदारी के रूप में आवश्यक। तो रिजीम का मतलब है पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस। ये रिजीम प्रणाली, प्रणाली का मतलब यही है कि किसी व्यवसाय को संचालित करने या व्यवस्थित करने का विशेष तरीका प्रणाली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़े। 103 नंबर का प्रश्न है, पढ़े 103 नंबर का प्रश्न। लिखा है विच इंक्लूड, 103 नंबर का प्रश्न, विच इंक्लूडेड 3 फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्लूड इन द गिवन लाइन ऑफ द पैसेज।
गद्यांश की पंक्ति में इंक्लूड शब्द के निकटतम अर्थ वाला शब्द हमें ढूंढना है कि जिसमें 3 पूर्व आरबीआई गवर्नर को शामिल किया गया। तो इंक्लूड का मतलब हमें ढूंढना है। निकटतम शब्द इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, और इंक्लूड का मतलब भी क्या है? शामिल करना। ऑप्शन बी एलिमिनेट करना यानी कि हटाना, इसका मतलब भी क्या है? शामिल करना। इंक्लूड किया मतलब शामिल किया। ऑप्शन सी प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर। ऑप्शन डी प्रेफरेंस यानी कि वरीयता देना। तो नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? इंक्लूड का शामिल करना, इनकॉर्पोरेट करना या शामिल करना, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट करना यानी इंक्लूड करना, शामिल करना। चलिए 104 नंबर का प्रश्न देखेंगे। Initiated early discussion on a value-added text. Which part of speech is the word early in the given line of the passage? Initiate early discussion on a value-added text में दिए गए शब्द में जो early है, इस शब्द किस प्रकार का शब्द है? Initiate क्या? early discussion, पहले discussion value-added text पर उन्होंने प्रारंभ की। अर्ली शब्द क्या है यहाँ, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। या ऑप्शन बी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। ऑप्शन सी प्रीपोजिशन है यानी कि पूर्व सर्ग है, पहले लगने वाले शब्द। ऑप्शन डी डिटर्मिनर्स है यानी कि निर्धारक है। क्या है? तो ये अर्ली डिस्कशन तो किया, लेकिन क्या किया? अर्ली किया, पहले पहल की। तो पहले की, डिस्कशन किया, लेकिन डिस्कशन कैसा किया? डिस्कशन की विशेषता बता रहा है कि अर्ली किया, जल्दी किया। तो ये विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बढ़े। 105 नंबर का प्रश्न है। एक 105 नंबर का प्रश्न है। ड्यू टू द predicted problem that it was bound to lead the middle and lower class Indians, which part of speech is the word bound in the given line? पहले हिंदी कर लेते हैं कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के कारण यह मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के भारतीयों के लिए निश्चित रूप से मतलब समस्या पैदा करने वाला रहेगा। जीएसटी के बारे में बात थी। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच, ये बाउंड शब्द जो है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का है? तो बाउंड, इट वाज बाउंड टू लीड द मिडिल। तो ये ऑप्शन ए नाउन यानी कि संज्ञा है। ऑप्शन बी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। ये भी विशेषता बता रहा है क्या? कि ये निश्चित रूप से मिडिल क्लास को आफत देगा। आफत तो देगा लेकिन निश्चित रूप से देगा। ऑप्शन सी एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण है। और ऑप्शन डी वर्ब यानी कि क्रिया है। तो ये मिडिल क्लास को आफत तो देगा लेकिन बाउंडेड आफत देगा, बिल्कुल समस्या तो देगा लेकिन जरूर देगा ये समस्या। निश्चित ही ये समस्या देगा, निश्चित रूप से समस्या देगा। तो ये क्या समस्या की विशेषता बता रहा है कि समस्या तो देगा, ये प्रॉब्लम तो करेगा, प्रिडिक्टेड प्रॉब्लम तो करेगा, लेकिन बाउंड है कि हाँ ये करेगा ही। तो ये भी क्या बता रहा है? ये भी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है। ये अच्छा प्रश्न माना जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। व्हाट आर प्रश्न क्रमांक 106। What are these few words like he, she, it, they, but, and, of, to, etc. known as? ये जो शब्द हैं he, she, it, they, but, and, of, to, जैसे ये कुछ शब्द है किस रूप में जाने जाते?
ऑप्शन ए फ्रॉम वर्ड्स है, ऑप्शन बी यूज वर्ड्स है, ऑप्शन सी ये साइट वर्ड्स है, ऑप्शन डी अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स है। तो ये सब शब्द जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। ये क्या है? ये साइट वर्ड्स है। क्या है ये? साइट वर्ड्स है। साइट वर्ड्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो साइट वर्ड्स आप ध्यान रखें, ही, शी, इट, दे, बट एंड, अ, ऑफ, टू। और भी इसी प्रकार के शब्द क्या कहलाएंगे? ये साइट शब्द कहलाएंगे, साइट वर्ड्स कहलाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपके आने वाली परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। 107 नंबर का प्रश्न, 107 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा चयन और क्रमिकता, सिलेक्शन मतलब चयन और ग्रेडेशन मतलब क्रमिकता के सिद्धांत से किस तरह से संबंधित नहीं है? सिलेक्शन और ग्रेडेशन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी, एक मिनट, ऑप्शन ए है अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, ऑप्शन बी करेज यानी कि साहस, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, बार बार आना, ऑप्शन डी एक्यूरेसी यानी कि सटीकता। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, चयन और क्रमिकता के सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये पेडागोजी संबंधित प्रश्न है, इसका मैं उत्तर आपको दे देता हूं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सटीकता, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। बाकी अवेलेबिलिटी, साहस, आवृत्ति, ये सब सिलेक्शन और ग्रेडेशन से संबंधित है। प्रिंसिपल ये क्रमिकता, चयन और क्रमिकता के सिद्धांत से संबंधित है। ये अवेलेबिलिटी, करेज और फ्रीक्वेंसी, एक्यूरेसी इससे संबंधित नहीं है। फिर आगे 108 नंबर का प्रश्न, व्हाट इज इटिमोलॉजी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। भाषा सीखने की प्रक्रिया में संदर्भ में व्युत्पत्ति विज्ञान, इटिमोलॉजी मतलब संदर्भ में व्युत्पत्ति का विज्ञान क्या है? लर्निंग प्रोसेस क्या है इसकी? भाषा सीखने में व्हाट इज इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी मतलब व्युत्पत्ति विज्ञान, इटिमोलॉजी मतलब व्युत्पत्ति विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान। तो अब प्रश्न समझिए कि भाषा सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में व्युत्पत्ति विज्ञान क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन मतलब शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस भाषाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड शब्दों के अर्थ का अध्ययन, ऑप्शन डी साइंस ऑफ पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का विज्ञान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एटिमोलॉजी काय का है? तो ये स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन इसका है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक हम 109 पे चलेंगे। 109 नंबर की डिक्टेशन प्रश्न पढ़ लेता हूं मैं, डायरेक्शन दी है इसमें। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन ब्लैंक स्पेस which can make the given sentence grammatically and contextually correct, contextually correct मतलब दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो दिए गए वाक्य को व्याकरणिक और प्रासंगिक रूप से सही बना सके। अब वाक्य दिया है आपको, he seems so dash it's easy to talk to him, वह बहुत डैश लगता है, वह बहुत डैश लगता है, वह बहुत रिक्त स्थान लगता है, उससे बात करना आसान है, उससे बात करना आसान है। ऑप्शन ए फ्रेंड मतलब दोस्त लगता है, वह दोस्त लगता है, ऑप्शन बी सिंसियर यानी कि ईमानदार या सच्चा लगता है, ईमानदार या सच्चा लगता है, तो उससे बात करना आसान है, ऑप्शन सी सिक्योर यानी कि सुरक्षित लगता है, उससे बात करना आसान है, ही सीम सो सिक्योर, या ऑप्शन डी इल बीमार, वह बहुत बीमार लगता है, उससे बात करना आसान है, कि वह दोस्त लगता है, कि वह ईमानदार लगता है, उससे बात करना। ही सीम सो सिंसियर इट इजी टू टॉक,
क्या आएगा यहाँ? क्या आना चाहिए? तो आना चाहिए कि वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत सिंसियर है। ही सीम्स सो सिंसियर, इट्स इजी टू टॉक टू हिम। वो बहुत सिंसियर है, बहुत सिंसियर लगता है, वो बहुत ईमानदार लगता है, यह बहुत सच्चा लगता है, उससे बात करना आसान है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंसियर। फिर आगे, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। वही 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 बात है कि आप दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। फिर वाक्य पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 110 का, ही वर्क्स ऑन डीएनए वॉज डैश एडमायर्ड। डीएनए पर उनका काम, डीएनए पर उनका काम रिक्त स्थान प्रशंसित था। ही वर्क्स ऑन डीएनए वाज डैश एडमायर्ड। उन डीएनए पर उनका काम डैश प्रशंसित था। ऑप्शन ए कंप्लीट, पूर्ण प्रशंसित था। ऑप्शन बी वाइडली, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से प्रशंसित था। ऑप्शन सी रेगुलर, नियमित रूप से प्रशंसित था। या ऑप्शन डी सेफली, यानी सुरक्षित रूप से प्रशंसित था। प्रशंसा कैसे होती है? व्यापक रूप से होगी ना, वाइडली, उनका ख्याति प्राप्त थे वो। ही वर्क ऑन डीएनए वाज वाइडली एडमायर्ड, व्यापक रूप से प्रशंसित था, व्यापक रूप से प्रशंसित था। कैसा काम था उनका डीएनए पे? तो वाइडली रूप से, वाइडली एडमायर्ड था, व्यापक रूप से प्रशंसित था उनका काम। एडमायर्ड तो था, लेकिन कैसा? वाइडली, व्यापक रूप से, सब दूर, सब चहुं और लोग जानते थे उनको। उन्होंने ऐसा काम किया डीएनए के क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़े। 111 नंबर का प्रश्न। इसकी भी डायरेक्शन वही है कि उचित शब्द चुनकर लिखो प्रसंग, संदर्भ प्रसंग के अनुसार। तो he didn't tell me anything dash he needed some money। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कोमा डैश, उसे पैसे की, उसे कुछ पैसे चाहिए। ही नीडेड सम मनी, उसको, उसे कुछ पैसे चाहिए। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, डैश, उसे कुछ पैसे चाहिए। ऑप्शन ए एक्सेप्ट, सिवाय इसके कि उसे कुछ पैसे चाहिए। ऑप्शन बी और उसे कुछ पैसे चाहिए। ऑप्शन सी डिस्पाइट, बावजूद, इसके बावजूद उसे कुछ पैसे चाहिए। ऑप्शन डी इन स्पाइट, के बावजूद उसे कुछ पैसे चाहिए। कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कि सिवाय इसके कि मुझे कुछ पैसे, उसे कुछ पैसे चाहिए। उसे पैसे पैसे तो चाहिए थे, लेकिन किस लिए चाहिए थे ये मेरे को नहीं बताया। तो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग एक्सेप्ट ही नीडेड सम मनी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया सिवाय इसके कि उसे कुछ पैसे चाहिए। उसे कुछ पैसे चाहिए थे, खाली इतना बताया उसने मेरे को कि उसको पैसे चाहिए, लेकिन काय के लिए चाहिए ये मुझे नहीं बताया। तो एक्सेप्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका क्या है? सिवाय इसके, सिवाय इसके कि उसे कुछ पैसे चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 112 है, 112 नंबर का प्रश्न है। वही है कि संदर्भ प्रसंग के अनुसार आप सही विकल्प चुनकर एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक, 112 नंबर प्रश्न है। शी स्टेड डैश द फाल्कन होटल डैश माई स्टे इन मुंबई। शी स्टेड मतलब वह रुकी, डैश द फाल्कन होटल, फाल्कन होटल में,
डैश माई स्टे इन मुंबई, मेरे मुंबई डैश मेरे मुंबई में रहने के दौरान। वह रुकी डैश फाल्कन होटल में डैश में रिक्त स्थान, मतलब मेरे मुंबई रहने के दौरान। ऑप्शन ए है एट ड्यूरिंग, एट मतलब पर, ड्यूरिंग के दौरान। ऑप्शन बी एट वाइल, एट मतलब पर, वाइल मतलब जबकि, जबकि मेरे मुंबई रहने के दौरान। ऑप्शन सी टू वाइल मतलब को, वाइल मतलब जबकि। ऑप्शन डी इन टू, यानी में, इन मतलब में, टू मतलब को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि वह रुकी पर, वह फाल्कन होटल पर रुकी, फाल्कन होटल पर रुकी मेरे मुंबई रहने के दौरान। शी स्टेड एट द फाल्कन होटल ड्यूरिंग, ये के दौरान नहीं लिखना था मेरे को, ड्यूरिंग माई स्टे इन मुंबई, मेरे मुंबई रहने के दौरान मैं मुंबई था, फिर भी वो कहाँ रुकी, फाल्कन होटल में रुकी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि एट द फाल्कन होटल ड्यूरिंग माई स्टे एट इन मुंबई, मैं मुंबई में था फिर भी वो फाल्कन होटल में रुकी। 113 नंबर का प्रश्न भी वही है कि सही चुनकर लिखिए। ठीक है, 113 नंबर का प्रश्न भी कैसा है वैसा ही है, हमें चूज करके लिखना है। रिलैक्स, शी सफर्ड ओनली डैश इंजरीज। रिलैक्स का मतलब है आराम करो, आराम करो। शी सफर्ड ओनली, उसे केवल, रिक्त स्थान इंजरीज चोट आई है। आराम करो उसे केवल रिक्त स्थान चोट आई है, कैसी चोट आई है रिक्त, वो हमें बताना है। सीरियस चोट आई है यानी गंभीर चोट आई है, गंभीर चोट आई है। सीरियस यानी गंभीर, उसे केवल गंभीर चोट आई है तो इसलिए आराम करो। कि ऑप्शन नंबर बी मेजर यानी कि मुख्य चोट आई है। ऑप्शन सी माइनर यानी कि मामूली चोट आई है, मामूली। ऑप्शन डी ब्रूटल यानी कि क्रूर चोट आई है। आराम करो उसे केवल मामूली चोट आई है। रिलैक्स, आराम करो उसको केवल मामूली, उसे केवल मामूली चोट आई है। तो क्या आएगा इसमें, माइनर आएगा। रिलैक्स, शी सफर्ड ओनली माइनर इंजरीज, उसे केवल मामूली चोटें आई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न भी वैसा ही है, हमें सही जवाब चुनकर लिखना है। ठीक, अप्रोप्रिएट ढूंढ के लिखना है। करें। 114 नंबर का प्रश्न है गो एंड टॉक डैश हिम डोंट शो शाउट डैश मी। मतलब गो एंड टॉक, जाओ और बात करो। रिक्त स्थान हिम मतलब उससे। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डैश मी, मुझ पर। जाओ और बात करो रिक्त स्थान उससे, चिल्लाओ मत रिक्त स्थान मुझ पर। तो ऑप्शन टू ऑन यानी टू मतलब को, ऑन यानी पर। ऑप्शन बी टू टू को। ऑप्शन सी विथ या टू, विथ टू। विथ मतलब साथ, टू मतलब को। ऑप्शन डी टू यानी को, एट यानी पर। तब रख के देख लेते, जाओ और बात करो को उससे और चिल्लाओ मत पर मुझ पर। कि जाओ और बात करो को उससे, चिल्लाओ मत को मुझ पर। ये जाओ और बात करो साथ उससे, चिल्लाओ मत को मुझ पर। ये जाओ और बात करो को उससे,
चिल्लाओ मत मुझ पर। गो एंड टॉक टू हिम, डोंट शाउट एट मी, ये आएगा। गो एंड टॉक टू हिम, गो एंड टॉक टू हिम, डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, ये हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गो एंड टॉक टू हिम एंड डोंट शाउट एट मी। ठीक, आगे बढ़े। 115 नंबर का प्रश्न, ये हमारा पेडागोजी संबंधित प्रश्न है। पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिसनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सुनना का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, विवेकात्मक श्रवण। ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, व्यापक श्रवण। ऑप्शन सी इनफॉर्मल लिसनिंग, अनौपचारिक श्रवण। ऑप्शन डी इंटरेक्टिव लिसनिंग, यानी कि संवादात्मक श्रवण। अब आप सुन रहे हो तो वो संवाद भी कर रहे हो क्या? केवल सुन रहे हो? संवाद करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलना हो जाएगा उसमें, है ना? तो कौन सा वाला नहीं लग रहा है इसमें? इसमें डी वाला नहीं है। इंटरेक्टिव लिसनिंग जैसा कुछ नहीं होता कि आपने सुना फिर उसने सुना, तो कोई बोलेगा तो सुनेगा। दोनों ने सुना सुना नहीं हो सकता, एक बोलेगा एक सुनेगा, ऐसा होगा? कोई बोलेगा तो ही कोई सुनेगा, नहीं तो दोनों सुन नहीं सकते। आगे 116 नंबर का प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल। निम्नलिखित में से कौन से श्रवण कौशल के उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए अंडरस्टैंड एंड इनफर कंसेप्ट, अवधारणाओं को समझना और उनका अनुमान लगाना। ऑप्शन बी आइडेंटिफाई द स्पीकर्स पर्पस एंड टोन, वक्ता के उद्देश्य और लहजे की पहचान करना। ऑप्शन सी वर्बल इंटरेक्शन, मौखिक बातचीत। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सभी दिए गए सभी विकल्प, या ऊपर दिए गए उपरोक्त सभी। तो यह उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। लिसनिंग स्किल के उद्देश्य क्या क्या है? तो ये सारे उद्देश्य है कि उदाहरणों को समझना भी है, वक्ता के उद्देश्य, लहजे का पहचान करना, मौखिक बातचीत करना, ये सब है। प्रश्न क्रमांक 117, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर इन इंडियन क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कक्षाओं में दुर्लभ है, रेयर चीज है? ऑप्शन है पीयर टीचिंग, साथियों द्वारा पढ़ाना। ऑप्शन बी रोल प्ले, यानी भूमिका अभिनय। ऑप्शन सी ग्रुप एक्टिविटी, यानी समूह गतिविधि। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सारी रेयर कंडीशन है क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं। तो ये रेयर कंडीशन में करते क्या अपन? भारतीय कक्षा में दुर्लभ है क्या? हमारे यहाँ क्या होता है, व्याख्यान विधि चलती, टीचर अकेला पढ़ाता है और बच्चे सुनते, पैसिव लर्नर होते। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कि ये सब रेयर चीजें हैं। अभी सीख रहे हैं, जैसे तैसे डीएड कर रहे, डीएड बीएड कर रहे, तो उसमें सिखाया जाता है, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो फिर 118 नंबर का प्रश्न है, 118 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। The language learner receives instruction in the native language until proficiency in the target language is referred to as। जो जिस भाषा में सीखने वाले को लक्ष्य भाषा में प्रवीणता प्राप्त होने तक उसकी मूल भाषा में निर्देश मिलते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रिसेप्टिव बायलिंगुअलिज्म, मतलब ग्राह्य द्विभाषावाद। बायलिंगुअलिज्म मतलब द्विभाषावाद। तो रिसेप्टिव मतलब ग्राह्य, बाहर से। ऑप्शन बी सिक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म, अनुक्रमित द्विभाषावाद। ऑप्शन सी साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म, यानी कि एक साथ द्विभाषावाद। ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट मॉडल ऑफ लैंग्वेज, भाषा का समन्वित मॉडल। तो ये क्या कहलाता है? तो ये अनुक्रमित द्विभाषावाद कहलाता है। एक के बाद एक सिक्वेंशियल में आता है कि
खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, तो खड़े हो जाओ उसकी मातृभाषा में बोला, स्टैंड अप टारगेट लैंग्वेज में बोला। तो ये सिक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, देखिए। Which of the following points is a function of heuristic language? Heuristic language अनुमानी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अनुमानी भाषा का एक कार्य है? ऑप्शन ए टू कम्युनिकेट विथ मासेस, जनता के साथ संवाद करना ये। ऑप्शन बी टू सेटिस्फाई इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स थ्रू कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन सी टू गेन नॉलेज फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंड सराउंडिंग, पर्यावरण और परिवेश से ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन डी लैंग्वेज डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स, भाषा इंसान को जानवरों से अलग करती है। तो ह्यूरिस्टिक लैंग्वेज अनुमानी भाषा का क्या है? तो वो है पर्यावरण और परिवेश से ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टू गेन नॉलेज फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग। लास्ट प्रश्न हमारा 120 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है टू इम्प्रूव टीचिंग, शिक्षण में सुधार करना। ऑप्शन बी टू डायग्नोस प्रॉब्लम, समस्या का निदान करना। ऑप्शन सी टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रभावशीलता का न्याय करना। या ऑप्शन डी टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की समझ के स्तर में सुधार करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या पर्पस नहीं है, ये पूछा है। इम्प्रूव टीचिंग टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो छात्रों के समझ के स्तर में सुधार करना, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी सब उद्देश्य हैं इसके। कौन कौन से? कि इम्प्रूव टीचिंग, डायग्नोस प्रॉब्लम ढूंढना, जज इफेक्टिवनेस, कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये सब तो उद्देश्य है मूल्यांकन के, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य किसका है? तो ये टीचर का उद्देश्य होगा, टीचिंग मेथड का उद्देश्य है ये, कि छात्रों के समझ के स्तर में सुधार करना है, टीचिंग मेथड का उद्देश्य है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब अब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।